Hello students, I am Amit Parikh. We were studying stereochemistry. In the last video we had read about the following topics: classification of stereochemistry, what is stereochemistry, geometrical isomerism in alkenes, oximes and cyclic compound. Today we will study about properties of geometrical isomerism, optical isomerism, plane polarized light and polarimetry and polarity. First topic is properties of geometrical isomerism. डायपोल मोमेंट. सबसे पहले डायपोल मोमेंट के बारे में हम देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट होता क्या है. कि देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग देखते हो कि हाइड्रोजन और एक क्लोरीन एटम है, दोनों एक साथ में जुड़े हुए हैं, ऐड हैं एक दूसरे के साथ में. तो डायपोल मोमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या नाम से इसमें एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी रखता है और जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रॉपर्टी हमेशा रखता है. तो इसी कारण से इन मोलिक्यूल्स पर इनिशियल या पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन पर क्या नाम से आता है और इसी रीजन से ये डायपोल मोमेंट शो करते हैं. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ मोलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डायपोल मोमेंट शो करते हैं और किस तरीके से सिस ट्रांस वाले मोलिक्यूल्स इसमें डायपोल मोमेंट शो करेंगे. तो सबसे पहले एग्जाम देख लेते हैं. ट्रांस आइसोमर्स हैव नो डायपोल मोमेंट बिकॉज दे कैंसिल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ ईच अदर बिकॉज दे आर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर. हम कह सकते हैं कि ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो डायपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वे अपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल करते थे और कैंसिल करने के कारण क्या होते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. सबसे पहला एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं 1,2 डाइक्लोरो इथेन. 1,2 डाइक्लोरोइथेन में आपकी स्ट्रक्चर ये है. इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो कि जो सिस आइसोमर्स हैं, सिस आइसोमर्स की क्लोरीन जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में है और जबकि ट्रांस आइसोमर है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में ये प्रेजेंट है. और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो क्लोरीन है ये यहाँ से हाइड्रोजन कार्बन से यहाँ पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो क्या कहाँ लग रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहाँ लग रहा है, क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है. इसी रीजन से इसका जो क्या नाम से डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 1.85 डी इसकी वैल्यू होगी. जबकि जो ट्रांस है इनकी ये डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या है, एक दूसरे से अपोजिट साइड में, एक इधर की साइड में है और एक ये इधर की साइड में है. और या फिर हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है. तो इसी रीजन से इनके डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी. क्यों होगी? क्योंकि ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने के कारण ये क्या कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं ब्यूटेन. अब ब्यूटेन की स्ट्रक्चर आप लोगों के पास में ये रही. इसमें हम देख लेते हैं कि इसके अंदर भी हमारे जो CH3 जो हमारे यहाँ पे CH3 है, ये क्या नाम से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक साइड में, ये कौन से हो गए, सिस, और यहाँ पे अपोजिट साइड में है तो ये कैसे हो गए, आप लोगों के ट्रांस हो जाते हैं. तो सिस के हम देख लेते हैं कि ये जो CH3 है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. और जबकि कार्बन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. तो इसी रीजन से इसकी जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू जो होगी वो बहुत कम होगी और म्यू इक्वल टू कितना होगा इनका, 0.40 डी इसके अंदर आप लोगों के सिस के अंदर होगा. जबकि ट्रांस जो होंगे इसके अंदर ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे और अपोजिट साइड में होने के कारण इनकी जो डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होती है. नेक्स्ट हम देखते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन. 1-क्लोरोप्रोपेन में क्या है, इसमें देखते हैं कि क्या नाम से इसमें भी आप लोगों के CH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है और यहाँ पे जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है. CH3 अपने क्या करेगा, डोनेट करेगा. जो कैसा होगा, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू कैसी होगी, बहुत लो होगी, बहुत कम होगी. जबकि Cl की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ज़्यादा होगी. और ज़्यादा होने के कारण क्या होती है, इसके जो म्यू की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, 1.71 डी होगी. और जबकि जो ट्रांस होंगे ये एक दूसरे से क्या है, अपोजिट साइड में है और अपोजिट साइड में होने के कारण क्या होगी, इनकी जो डी की जो म्यू की जो वैल्यू है ये 1.77 डी इसकी ट्रांस की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है.
नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है आप लोगों के पास में ये है, इसके ऊपर क्लोरीन क्यों है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर 2 क्लोरीन एटम लगे हुए हैं और 2 क्लोरीन एटम क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी रखेंगे और खींचने की जो प्रॉपर्टी रखते हैं तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। और कैंसिल करने के कारण ये कैसे हो रहे हैं, आप लोग न्यूट्रल हो जाएंगे और न्यूट्रल होने के कारण इनकी जो म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0.0 डी इनकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी बेस पर हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की भी इसमें बात करते हैं। क्या करते हैं कि देखिए इसमें वंडरवाल जो फोर्सेज हैं इसमें क्या होगा, ट्रांस आइसोमर्स में क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि जो सिस आइसोमर्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, वीक होते हैं, जिसके कारण से जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है वो ट्रांस आइसोमर्स का इसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सिनेमिक एसिड जो है, अब सिनेमिक एसिड जो है इसमें एक सिनेमिक एसिड सिस जो है इसमें C6H5 और COH यहाँ पे एक साइड में है। तो ये दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे COOH इसमें आएगा। तो इसमें देखिए कि ये C6H5 और ये COH जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। और अपोजिट साइड में होने के कारण क्या होंगे, इनके जो ये कौन सी क्या बनाएंगे, ये ट्रांस आइसोमर्स बनाएंगे। और ट्रांस आइसोमर्स होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 133 होगा। और इनके बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसी रीजन से इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। जबकि सिस आइसोमर्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी जो वंडरवाल जो फोर्सेस होता है वो क्या होता है, थोड़ा वीक होता है और जल्दी से ही क्या होता है, टूट जाते हैं। नेक्स्ट है if such substances are present which have opposite effects then melting point and boiling point of cis isomer will be high। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो सिस आइसोमर्स होते हैं इनका क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्यों होता है कि इसमें देखिएगा कि इसके अंदर आप लोगों की जो सिस है, सिस में जब ये CH3 जो है और CH3 जो होगा इसमें जो CH3 क्या कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जबकि COH जो है अपने इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रॉपर्टी रखता है। और इसी रीजन से ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में, मतलब CH3 तो दे रहा है और COH ले रहा है, तो अपोजिट साइड में होने के कारण जो सिस है इसका क्या होगा, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, ज़्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट भी कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जबकि इसका जो ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से दे रहा है और इधर से ये ले रहा है, तो दोनों ही क्या हो गई, सेम साइड में हो गए। और सेम साइड में होने के कारण क्या होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जो होगी वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी। तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए क्या है कि द फंक्शनल ग्रुप इज सिस आइसोमर इज वन साइड विच कैन इजीली अंडरगोज साइक्लाइजेशन बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ट्रांस। मतलब जो आप लोगों के सिस आइसोमर है ये जल्दी से क्या करता है, एक साइकिल बनाता है, एक क्या नाम से एक साइकिल, मतलब एक राउंड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक दूसरे से इसके जो बॉन्ड्स हैं वो जुड़ जाते हैं और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाते हैं। बट ट्रांस आइसोमर्स में ऐसा नहीं होता है। जबकि ट्रांस आइसोमर्स में क्या होता है कि सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, मेलेइक एसिड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद में मेलेइक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में ये क्या होगा, आप लोगों के फ्यूमेरिक एसिड के अंदर ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर देखिए आगे एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या होगा कि इससे हम देख रहे हैं कि जो मेलेइक एसिड है ये सिस फॉर्म में, क्योंकि COH क्या है, एक साइड में है। इनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो भी COH क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें खींच रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरीके से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल ले लो या नीचे से OH ग्रुप ले लो और ऊपर से H ग्रुप ले लो। तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर ये बन जाएगी और ये स्ट्रक्चर इसमें बन जाएगी। इनका साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन होने के बाद में मेलेइक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा। बट फॉर्मिक जो एसिड है, फॉर्मिक एसिड के अंदर ऐसा नहीं होता है। फॉर्मिक एसिड में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड मेलेइक एसिड में कन्वर्ट होगा और मेलेइक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में इसका जो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इसमें जब बाहर निकलेगा या इसका डिहाइड्रेशन होगा। और डिहाइड्रेशन होने के बाद में ही क्या नाम से यहाँ पे मेलेइक एनहाइड्राइड इसमें बनेगा। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग ने 9th क्लास में, 8th क्लास में और क्या नाम से 10th क्लास में, 11th क्लास में हमने कोई ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा है। क्योंकि आजकल
छोटे लेवल से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बताने जाना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन जो बॉन्ड है यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं? इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होते हैं। तो इस बेस पर यहाँ पे हम इन्हें समझेंगे। तो इंटरमोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर बेस पर समझेंगे तो देखिए, सिस आइसोमर्स ऑफ 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं इन्हें गोला कर देता हूँ। एक तो है आप लोगों के इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन, कौन रखता है? सिस आइसोमर रखता है। बट ट्रांस आइसोमर हैव इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सिस आइसोमर इंटर मोलिकुलर का मतलब भी समझ लेते हैं कि इंटर मोलिकुलर का मतलब होता है कि मोलिक्यूल के अंदर ही, मतलब मोलिक्यूल के अंदर ही क्या होता है, आप लोगों के हाइड्रोजन बॉन्ड बनता रहेगा। जबकि इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा कि वो दूसरे मोलिक्यूल से क्या करेगा, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसके कारण इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो देखिए इसमें कैसे होगा। सिस देखते हैं सबसे पहले। इसमें देखिए कि आप लोगों की ये क्या नाम से 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड है। अब 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड है तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके की इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे COH आप लोग जुड़ा हुआ था, यहाँ पे H जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ पे COH आप लोग जुड़ा हुआ। अब इसमें से क्या होगा आप लोगों के, यहाँ से ये जो होगा हाइड्रोजन जो होगा वो इसके एक ऑक्सीजन के साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में जुड़ने से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो क्या होता है आप लोगों के अनस्टेबल रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल आता है क्या नाम से ट्रांस का। अब ट्रांस में देखते हैं हम लोग कि क्या नाम से इसके अंदर ये एक दूसरे के साथ में दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण क्या होंगे, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जबकि ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इस जगह से, मतलब ऐसे ही मॉलिक्यूल के साथ में ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जो डॉट डॉट लाइन आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, इस डॉट लाइन से यहाँ पे ये बंधेंगे और ये डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो सबसे पहले डिस्कवर किया था वो लुई पास्चल ने 1848 में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ये क्या था? देखिए, दोस कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मतलब वो कंपाउंड जो क्या नाम से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। मतलब रोटेट का मतलब घुमा देते हैं, या तो घड़ी की डायरेक्शन में घुमा देते हैं या घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, जिसे हम क्या कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम इनसे करते हैं। तो इधर ये घुमा देते हैं, तो ये क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, और इसी को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं यहाँ पे ये D और L होते हैं। जो D होते हैं ये पॉजिटिव चार्ज लिए हुए रहते हैं, प्लस कहते हैं इनको, और जो L है इनको नेगेटिव कहते हैं। मतलब इनका आइसोमर्स को बताने का तरीका होता है कि ये एक दूसरे से उल्टे होते हैं या अपोजिट ये चलते हैं। मतलब एक तो होता है D का मतलब डेस्ट्रो रोटेटरी, L का मतलब आप लोगों को होता है लिवो रोटेटरी। डेस्ट्रो रोटेटरी का मतलब घड़ी की डायरेक्शन में, और लिवो रोटेटरी घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में हमेशा चलता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है वो भी हम देखते हैं कि ओरिजिनल लाइट कैन बी कंसिडर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो हमारे ओरिजिनल लाइट जो होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी ये फ्लो करती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी ये रखती है, और इस तरीके से इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वाइब्रेशन में होता है। तो इस कारण से ये क्या करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती है। सेकेंड इसमें आ जाता है आप लोगों के, इफ द लाइट वाज पास्ड थ्रू आउट ए पोलराइजर। जब ये लाइट जो सिंपल लाइट जो होती है वो पोलराइजर के अंदर क्या करते हैं, ये पास आउट होती है या उसमें से निकलती है, तो निकोल प्रिज्म देन वाइब्रेट इमर्ज इन वन प्लेन। तो ये क्या करती है? ये निकोल प्रिज्म में से जब ये पास होगी तो ये सिर्फ इसको एक प्लेन में से ही क्या करेगी? वाइब्रेट करवा दी है, और वाइब्रेट करेगी वही क्या होगी? आप लोगों के पोलराइज लाइट आप लोगों के कहलाती है। नेक्स्ट इसमें आप लोगों के डायग्राम आता है। डायग्राम में देख लीजिए, इससे समझ लेते हैं कि ये जो है आप लोगों के ये अलग अलग डायरेक्शन में या एक ही प्लेन में ना होकर के प्लेन के अलग अलग डायरेक्शन में ये है। तो इसे क्या करते हैं अपन? सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। जो क्या है हमारे जो साधारण लाइट जो होती है वो लाइट ये है। अब जब इसे निकोल प्रिज्म है इसमें से डालेंगे तो ये क्या होती है? ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ये सैंपल ट्यूब है। सैंपल ट्यूब में क्या होता है दोस्तों कि D और L दोनों तरीके के क्या नाम से इसमें सैंपल भरे जाते हैं, या तो D भर लो या L भर लो। और जब D और L अलग अलग भरते हो तो यदि ये इस लाइट को यदि मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमा देती है तो इसे क्या कहते हैं अपन? D कहते हैं। यदि इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज यदि ये वाइब्रेट करता है तो हम इसे क्या कहते हैं? L। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इसमें होता है, और हम इसे क्या करते हैं? निकोल प्रिज्म से अपनी आंखों से द्वारा इसे देख भी सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे आता है पोलरीमीटर एंड पोलरिटी। अब पोलरीमीटर क्या होता है वो भी देखते हैं। व्हेन मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास्ड थ्रू आउट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड इन चेन। मतलब क्या होता है कि जब आप लोगों के मोनोक्रोमेटिक जो लाइट होती है वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे डी एल जो रखता हो उसके अंदर से जब इसको पास करते हैं तो ये क्या करता है, उसको रोटेट कर देता है। तो वो क्या है, पोलराइजेशन आप लोगों के कहलाते हैं, चेंज इसका कर देता है। नेक्स्ट आती है इफ़ द सब्सटेंस रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्लॉकवाइज। यदि कोई सब्सटेंस होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देता है तो मैंने बता चुका हूँ उसे डी कहते हैं और इसे प्लस साइन से उसे डिनोट करते हैं। और यदि यही उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, लेफ्ट साइड में घुमा देता है, तो उसे क्या कहते हैं, लिवो रोटेट। यहाँ अपन उसको माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस डायग्राम से अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। आप लोग ये स्लाइड है, स्लाइड के अंदर से आप लोगों के जो सिंपल लाइट है वो आएगी निकोल प्रिज्म से आप लोगों की आती है। और क्या नाम से एक प्लेन में ये क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। वाइब्रेशन करने के बाद ऑब्जर्वेशन ट्यूब में से डाला जाता है। तो यदि ये इधर की साइड में घूमती है, मतलब क्लॉकवाइज घूमती है तो डी प्लस, और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो इसको एल माइनस इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर। जो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो निम्न फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पहला फैक्टर इसमें है वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की वेवलेंथ मतलब ना उसका लैम्डा कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टेम्परेचर पर, मतलब उसका टेम्परेचर कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, वो कंसंट्रेशन उसकी कम है या ज़्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस चीज़ में यदि अपन NMR लेते हैं, IR लेते हैं या और भी कोई टेस्ट जब किसी कंपाउंड में करते हैं तो हम उसका जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या करते हैं, बहुत कम उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, जिससे क्या नाम से उसका जो NMR IR या उसकी जो अपन आइसोमर निकालते हैं वो अच्छी तरह से हमारे निकल आता है। नेक्स्ट है इसमें है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑब्जेक्ट। अब सॉल्वेंट और ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, डी का है, एल का है, तो उसी तरीके से वो अपना बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्यूशन पोलराइज्ड लाइट। अब पोलराइज्ड लाइट में जो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो इस पर भी ये डिपेंड करता है।